मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम तोड़ देंगे जी। लेकिन सरकार इतनी मजबूती से बन रही है कि इनके हाथ नहीं वहाँ तक पहुँच सकते। देखिए, ये तो अब स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जो कहा जाता था कि हम रिवाज बदलने जा रहे हैं, एक के बाद एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, वो सारा उनका भ्रम टूट गया होगा इस चुनाव में। हिमाचल प्रदेश में राज बदलने जा रहा है, ताज बदलने जा रहा है, सियासत डोल चुका है। ये अब चंद दिन के मेहमान हैं, जाति बाहर का मेला है। सरकार तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की आ रही है। आप हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में लौटने की बात कर रहे हैं, जबकि नड्डा साहब का कहना है कि इस बार हम रिवाज बदल देंगे। ये सही है कि भाजपा की सरकारें बनती रही। अगर कांग्रेस की सरकारें बनी तो भाजपा ने उनको तोड़ने की कोशिश की या तोड़ दी। मुकेश जी, आपने कहा था कि सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं उपचुनाव चारों जीतने के बाद, और फाइनल भी हम जीतेंगे। ये बात हमने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब से पूछी तो उन्होंने कहा हमारे पास तो पूर्ण बहुमत था। तो लोगों का विश्वास भाजपा में पहले भी था, आज भी है, और हम ही फिर सत्ता में लौट रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अगर उनकी पार्टी इतनी मजबूत होती तो वो हमारे एमएलए क्यों तोड़ते? जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात परिवारवाद का नाम लेती थी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया परिवारवाद नहीं चलेगा। 5 स्थानों पे उनको जो है समझौता करना पड़ा और उसी परिवार में टिकट देने पड़े। तो कांग्रेस की सरकार आने का कारण हिमाचल में आप अपनी लड़ाई को मानते हैं, या बीजेपी में जो फूट पड़ी और बगावत करके बहुत सारे लोग बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए? जयराम के नाम पे चुनाव ना लड़ा जाए। पूरा चुनाव में मुख्यमंत्री गौण कर दिए गए, उनको बैक सीट पे बिठा दिया गया। कोशिश की गई कि अब केंद्र के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, डबल इंजन की दुहाई दी गई, मोदी जी का मैजिक की बात की गई। इस चुनाव में ना तो मोदी जी का मैजिक चला, प्रधानमंत्री जी को ला के उनके कार्यक्रम करवाए गए, अमित शाह जी के भी करवाए गए जी, योगी जी के भी करवाए गए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यहाँ पे वो ये ऐसी बातें कुछ नहीं चली। सरकार की परफॉर्मेंस क्या थी, जयराम ने क्या किया, जयराम सरकार ने क्या किया, क्या वायदे निभाए गए? ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, 4-4 हेलीकॉप्टर लीज पे लिए गए जी, नीचे नाटियां पड़ती रही। कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आती है तो वो अपनी लड़ाई की वजह से नहीं आती है। हिमाचल में आपका दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो अगर बहुमत आ जाता है कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री कौन हो? राहुल गांधी जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि लड़ाई जम के लड़नी है और 5 साल के बाद सरकार लानी है, आपको कोई इन बिटवीन छेड़ेगा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट था कि आपको सरकार लानी है, पार्टी को पावर में लाना एक मिशन था। अब वीरभद्र सिंह जी है नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में ये पहला विधानसभा चुनाव है। क्या कांग्रेस किसी गैर राजपूत को मुख्यमंत्री बना सकती है हिमाचल में? हमने मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ी है। हमने ना क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ी है, ना हमने जातिवाद के आधार पर लड़ाई लड़ी, ना हमने कभी इसकी चर्चा भी होने दी, ना कभी बात हुई। हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला था और सबसे पहले देवभूमि सिपाही बनने के लिए 6 लाख से 8 लाख तक की रिश्वत चली और आज 225 लोग जेल में हैं। ये पहली दफ़ा हिमाचल में हुआ। हिमाचल में कभी नौकरियाँ बिकी नहीं थी, बिना कोई इंटरव्यू लिए, बिना कोई एडवर्टीजमेंट निकाले। हमारा काम पूरा है। हमने भाजपा का रथ हिमाचल में रोक दिया है। इसके बाद अगर आपने अमेरिका का राष्ट्रपति भी बुलाना है तो वो भी बुला लें। आपके दिल में कोई मलाल ना रहे कि हम अगर उस फलां को बुला लेते तो शायद हम जीत लेते। मुकेश अग्निहोत्री ने दिन रात आपके लिए संघर्ष किया है। हमारी टिकटें भाजपा से निश्चित तौर पे बेहतर टिकटें थी। हमारे लोग बेहतर तरीके से लड़े हैं, ठोक बजा के चुनाव लड़ा है। और डबल इंजन जो कि पूरे देश में ये दुहाई दी जा रही है कि डबल इंजन है, दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार, क्या जिसकी लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो सके हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। 5 साल के बाद वो हो गया जिस बात की भाजपा ने सोच नहीं रखी होगी। भाजपा ने आखिरी 3 महीने में बहुत ताकत लगाई, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों को 8 दिसंबर का इंतजार है। 12 नवंबर को मतदान के बाद से ही तमाम उम्मीदवार अपनी हार जीत के गुणा भाग में जुटे हैं।
लोगों ने क्या फैसला दिया है ये 8 दिसंबर को साफ होगा। हिमाचल चुनाव के मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री साहब 4 बार विधायक रहे हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और पिछले 5 साल से वे विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव का आकलन वो किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछले 5 साल से विपक्ष के नेता के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदार भूमिका निभाते रहे। आपको चारों तरफ से आपकी पार्टी और भाजपा ने घेरने की कोशिशें की। क्या लगता है आपको 8 दिसंबर को क्या परिणाम आएंगे? देखिए, ये तो अब स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। एक बहुमत की सरकार है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम तोड़ देंगे जी। लेकिन सरकार इतनी मजबूती से बन रही है कि इनके हाथ नहीं वहाँ तक पहुँच सकते। इसलिए एक जो कहा जाता था कि हम रिवाज बदलने जा रहे हैं, एक के बाद एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, वो सारा उनका भ्रम टूट गया होगा इस चुनाव में। और प्रदेश के लोगों ने बहुत ही जिसे कहते हैं कि खुल के वोट डाला है, खुल के, और नज़र आ रहा था कि कांग्रेस को वोट डाला है जी। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में राज बदलने जा रहा है, ताज बदलने जा रहा है, सियासत डोल चुका है और ये अब काम चलाऊ सरकार काम कर रही है। मेरा इनको कहना है कि बड़े बड़े फैसले लेने से गुरेज करें, ये अब चंद दिन के मेहमान हैं, जाति बाहर का मेला है जी। इसलिए सरकार तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की आ रही है। मुकेश जी, जब सारे देश में भाजपा का घोड़ा दौड़ रहा है, तो कई राज्यों में भाजपा ने लगातार अपनी सरकारें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था एक समय, जो किसान आंदोलन के बाद, कि भाजपा शायद दोबारा सत्ता में न लौटे। आप हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में लौटने की बात कर रहे हैं, जबकि नड्डा साहब का कहना है कि इस बार हम रिवाज बदल देंगे। तो आपके इस विश्वास के पीछे आधार क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये सही है कि भाजपा की सरकारें बनती रही। अगर कांग्रेस की सरकारें बनी तो भाजपा ने उनको तोड़ने की कोशिश की या तोड़ दी जी। और यहाँ पे भी इन्होंने प्रयास हर तरह के कर लिया, हथकंडे सारे अपना लिए। एमएलएस को तोड़ने का प्रयास किया, खरीदो फरोख्त करने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ करने के बाद हमने ऐसा आधार यहाँ पे खड़ा कर दिया 5 साल के अंदर, विधानसभा के भीतर और बाहर। आपने देखा कि हमने सेमीफाइनल जीता, हमने 4 चुनाव जीते। 4 चुनाव जीते, उस समय भी इनको विश्वास नहीं था। जब हमने मंडी पार्लियामेंट्री सीट जीती और वो मुख्यमंत्री की गृह सीट थी, तो मुख्यमंत्री बार बार कहते थे मंडी हमारी है, लेकिन उनकी नहीं हो सकी। उसके बाद जो 3 इलेक्शन हुए, वीरभद्र सिंह जी की सीट खाली हुई थी, वो हमने जीती। सुजान सिंह पठानिया जी की सीट खाली हुई, वो हमने जीती। भाजपा के एमएलए नरेंद्र बरागटा जी की सीट खाली हुई, वो भी हमने जीती। रादर भाजपा की वहाँ जमानत ही जब्त हो गई। तो हमने 4 चुनाव जीते और सेमीफाइनल जीता जी। और फाइनल जीतने का हमारा लक्ष्य था और फाइनल हम जीत चुके हैं। और उसके आप मानते हैं कि वजह क्या रही है जी जी। और भाजपा का रथ रोका कैसे गया है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है जी। कोई आप कहें कि आज कोई जादू के चला और हमने उनका रथ रोक दिया। ये 5 साल की हमारी तपस्या, त्याग और संघर्ष है। एक एक क्षण जो है हमने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जब मुझे याद है कि जब मुझे 5 साल पहले विधायक दल का नेता बनाया गया था, उसमें एक ही मुझे लक्ष्य दिया गया था कि आप खुल के खेलो और खुल के लड़ाई लड़ो, लेकिन 5 साल के बाद सरकार जो है कांग्रेस की आनी चाहिए जी। और हमने प्रयास किया, विधायक दल को भी एकजुट रखा और मुद्दे उठाए जी। और मुद्दे उठाने के बाद लोगों में नेतृत्व में विश्वास आया कि जो लोग ये कह रहे हैं वो ज़्यादा पुख्ता है। तो इसलिए 5 साल लगातार जब हमने लड़ाई लड़ी
हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है, ये एक दिन की बात नहीं है जी। और हमें इतना संतुष्टि है कि हमें जो जिम्मा सौंपा गया था कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है, हमने वो मिशन कंप्लीट कर दिया है। मिशन 2022 वो कांग्रेस के नाम हमने लिख दिया है। मुकेश जी, आपने कहा था कि सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं उपचुनाव चारों जीतने के बाद, और फाइनल भी हम जीतेंगे। ये बात हमने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब से पूछी थी, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो पूर्ण बहुमत था, उपचुनाव में हमने कुछ प्रयोग किए थे, यानी कि नए कार्यकर्ताओं को टिकट दी थी। वो अलग बात है कि हमारा प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन लोगों का विश्वास भाजपा में पहले भी था, आज भी है, और हम ही फिर सत्ता में लौट रहे हैं। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी भी उन्होंने उनकी पार्टी ने बहुत कुछ किया। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पे प्रयास होता रहा एमएलएस को तोड़ने का। अगर उनकी पार्टी इतनी मजबूत होती तो वो हमारे एमएलएस क्यों तोड़ते जी? अगर उनकी पार्टी इतनी मजबूत होती तो वो एमएलएस के टिकटें क्यों काटते? भाजपा के कितने लोगों की टिकटें काट दी? क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी मिटाना चाहते थे। कितने मंत्रियों का टिकट जो है उन्होंने अपने हल्के की बजाय दूसरे से दे डाला जी। ये सारी बातें सामने हैं। और फिर खौफ इतना था, जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात परिवारवाद का नाम लेती थी कि परिवारवाद नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया परिवारवाद नहीं चलेगा। 5 स्थानों पे उनको जो है समझौता करना पड़ा और उसी परिवार में टिकट देने पड़े, उसी परिवार में टिकट देने पड़े। अब आप जो है बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी में ले, वहाँ पे जो उनका कैंडिडेट था बलदेव शर्मा, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। पहले जुबल कोटखाई में आपने इनकार किया कि बरागटा के बेटे को टिकट नहीं देंगे, लेकिन इस चुनाव में वापस लेके उनको टिकट दे दिया जी। महेंद्र सिंह जी, उनके बेटे को रजत को टिकट दे दिया। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया, परिवारवाद का अपना सिद्धांत भी तोड़ा। इसका मतलब हर जगह खौफ खड़ा हो गया, खौफ खड़ा हुआ ना। अगर वो क्यों खड़ा हुआ कि आपने कांग्रेस के एमएलए तोड़ने का प्रयास कर लिया, आपने अपने एमएलए भी हटा दिए, आपने मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ भी बदल दी, आपने परिवारों में टिकट भी दे दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जनता जब करने पे आती है तो जो कर देती है उसको आप नहीं बदल सके। और वो कांग्रेस के हक में एक इबादत लिखी गई है। कांग्रेस की सरकार जो है बहुमत से बनने जा रही है। और देखो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ घूमते रहे लगातार, निरंतर, वो पिछले कुछ अर्सा से यहीं पे थे। आप देखिए, अगर किसी चुनाव में अनुराग ठाकुर आंसू बहा रहे हैं, अगर धूमल नाराज दिख रहे हैं, अगर शांता कुमार खामोश हैं, इसको भी पढ़ा जाना चाहिए जी। ये इन सब बातों का भी नोटिस लिया जाना है कि भाजपा के अंदर भी क्या चल रहा है। तो मुकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, आपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ी। दूसरे राज्यों में भी इस बात की चर्चा होती है, और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसका जिक्र किया अपनी सभाओं में कि आपने जम के लड़ाई लड़ी है। तो कांग्रेस की सरकार आने का कारण हिमाचल में आप अपनी लड़ाई को मानते हैं, या बीजेपी में जो फूट पड़ी और बगावत करके बहुत सारे लोग बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी चुनाव स्ट्रेटजी से लड़ा जाता है। ये पहला चुनाव है जिसमें इन्होंने कोशिश की कि जयराम के नाम पे चुनाव ना लड़ा जाए जी। मुख्यमंत्री जयराम रहे 5 साल, उनको अपने काम के आधार पे, अपने नीतियों के आधार पे, अपने कार्यक्रमों के आधार पे चुनाव लड़ना चाहिए था जी। लेकिन पूरा चुनाव में मुख्यमंत्री गौण कर दिए गए, उनको बैक सीट पे बिठा दिया गया जी। और कोशिश की गई कि अब केंद्र के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। डबल इंजन की दुहाई दी गई, मोदी जी का मैजिक की बात की गई जी, सब बातें की गई। लेकिन ये चुनाव आपने देखा होगा, इस चुनाव में ना तो मोदी जी का मैजिक चला, मीटिंगें, रैलीज बहुत की उन्होंने, बार बार लाया गया प्रधानमंत्री जी को ला के उनके कार्यक्रम करवाए गए,
अमित शाह जी के भी करवाए गए, जी, योगी जी के भी करवाए गए। एक एक समय में भाजपा के 30-30, 35-35 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे गगन मंडल पे, और नीचे नेता जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ अलग थी। इस चुनाव में आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा, कहीं पे धारा 370 की बात नहीं हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हुई, राम मंदिर की बात नहीं हुई, क्योंकि ये चलाना तो यही चाहते थे जी। कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यहाँ पे वो ये ऐसी बातें कुछ नहीं चली। यहाँ पे तो बात थी कि सरकार की परफॉर्मेंस क्या थी, जयराम ने क्या किया, जयराम सरकार ने क्या किया, क्या वायदे निभाए गए। जी, जो वायदे किए थे कि 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, क्यों नहीं बनाए गए? एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। 69 नेशनल हाईवे बनने थे। फिर कहा था 4 लेन बनाएंगे, 4 लेन, एक भी 4 लेन नहीं बनी। और उसके बाद कहा था कि किसान को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, एक भी किसान को मुआवजा पूरे हिमाचल में बता दे, हाथ खड़ा करके कोई किसान की उसको मुआवजा मिला हो। उसके बाद जो है आप रेल लाइनों की बात करते थे कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, दिल्ली में हमारी सरकार है, एक भी रेल लाइन नहीं बनी। फिर कहा था हम हवाई पट्टियाँ बनाएंगे, एक भी हवाई पट्टी नहीं बनी। कहा था शिमला की एक्सपेंड करेंगे, कांगड़ा की एक्सपेंड करेंगे, बुनतर की एक्सपेंड करेंगे, मंडी में एक हवाई पट्टी नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि उसमें जो है 400 सीटर उतरेगा, 500 सीटर उतरेगा, नाइट लैंडिंग होगी वहाँ पे, जो है पहला एक शिलान्यास तक नहीं हो पाया। तो ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी, इसने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, 4-4 हेलीकॉप्टर लीज पे लिए गए, जी, जी। नीचे नाटियां पड़ती रही। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट था कि सरकार ने क्या मैनिफेस्टो किया, नहीं किया। क्या सरकार ने कोई उपलब्धि अर्जित की, कोई नहीं की। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ी बात है कि ये मुकेश जी, मैं आपको इसलिए रोकूंगा कि लोगों ने तो जो फैसला देना था दे दिया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो तमाम राज्यों में आपस में उलझी हुई है, टांग खिंचाई बहुत है, गुटबाजी बहुत है। कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आती है तो वो अपनी लड़ाई की वजह से नहीं आती है। हिमाचल में आपका दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। विपक्ष के नेता के नाते आप भी दावेदार हैं, आपकी पार्टी के पुराने अध्यक्ष सुक्खू साहब भी हैं, आशा कुमारी जी भी दावेदार बताई जाती हैं, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह जी भी दावेदार हैं। तो अगर बहुमत आ जाता है कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा चुनाव के दौरान लगातार उछाला जी कि इनका दूल्हा कौन है, ये कौन जो है इनको लीड कर रहा है। लेकिन उनका ये तीर जो है चल नहीं पाया। ठीक है, कुछ लोगों ने अपनी सीट निकालने के लिए मुख्यमंत्री का क्लेम किया कि चर्चा हो जाए जी, और उससे भी बात बनती है। अगर कोई इस फैक्टर को इस्तेमाल करके अपनी सीट निकालता है, उसमें क्या बुराई है। और लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, मुझे जब पार्टी का जिम्मा दिया गया था, जब मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया था, और मुझे याद है आज भी राहुल गांधी जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि लड़ाई जम के लड़नी है और 5 साल के बाद सरकार लानी है, आपको कोई इन बिटवीन छेड़ेगा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट था कि आपको सरकार लानी है। मुझे ये संतुष्टि है कि हमने अपना काम पूर्ण कर दिया है, जो जिम्मा हमें मिला था वो हमने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये हाईकमान के विवेक पे निर्भर करता है, उनको फैसला करना है हाईकमान को। तो इसलिए मुख्यमंत्री की लड़ाई ऐसी नहीं है जितना पार्टी को पावर में लाने का था। पार्टी को पावर में लाना एक मिशन था जी, और हमें ये देखना था कि क्या जो मिशन, जो टास्क हमें दिया गया है, क्या हम उसको पूरा करने की काबिलियत रखते हैं कि नहीं। हमने वो पूरा कर दिया, बाकी फैसले हाईकमान के हैं। हाईकमान ये सवाल मुकेश जी मेरा इसलिए है कि विपक्ष में रहते हुए पार्टी ने, विधायक दल ने आपको नेता चुना, क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हिमाचल के विधायक आप पर उसी तरह का भरोसा जता के पक्ष में भी आपको नेता चुनेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट आज के दौर में ये था
कि जब भाजपा परवान पे थी उनके रथ को रोकना था जी। वो जिस गति से दौड़ रहा था कौन उसको ब्रेक लगाएगा जी। हमने उस पे ब्रेक लगाने का काम कर दिया है। और ठीक है, विधायक दल का हमें उस समय नेता बनाया गया जब वीरभद्र सिंह जी जीवित थे और उनकी सहमति से हाईकमांड ने जो है फैसला लिया। सुशील कुमार शिंदे जी आए थे और उन्होंने आके डिस्कशन के बाद मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया। हमें पता है कि हमारी हस्ती मिटाने का बड़ा प्रयास हुआ। 5 साल के दौरान हमें समाप्त करने की बहुत साजिशें रची गई, बहुत कोशिशें हुई, हमें हटाने के प्रयास भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन कहते थे मैं विधायक दल का नेता हट रहा है, मान्यताएं देने से इनकार किया गया, बहुत कुछ हुआ जी। लेकिन हमने कदम पीछे नहीं खींचे। हमने ये फैसला कर दिया था कि सर पे कफन बांध के लड़ाई लड़नी है और इसका पूरा हिमाचल साक्षी है। सारा हिमाचल मानता है कि लड़ाई लड़ी गई है, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी गई है, विधायक दल ने लड़ाई लड़ी है। हमने सारा विधायक दल एकजुटता से एक में पिरो के विधानसभा के भीतर लड़ाई लड़ी। हमें चाहे विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया हफ्ता 10-10 दिन के लिए, चाहे राष्ट्रद्रोह के मामले दर्ज कर दिए गए, चाहे कुछ भी हुआ, कितने मामले दर्ज होते रहे, हम बेपरवाह होकर अपने मिशन पे लगे रहे। और उसी मिशन के चलते अगर महंगाई का मुद्दा प्रदेश में पूरी तरह खड़ा हो गया, अगर ये मुद्दा बाकी राज्यों में भी है, लेकिन ये हमारे राज्य में लोगों ने घर घर पहुंच गया कि अगर 30 रुपए किलो आटा, क्या बीजेपी को वोट डालेंगे? उनके जो सवाल था ना उसका जवाब नहीं आया। मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ इसको कि हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 मुख्यमंत्री हुए, उनमें से 5 राजपूत थे। बीजेपी की सरकार आए तो भी आमतौर पर राजपूत को मुख्यमंत्री पद मिलता है और कांग्रेस के आए तो वहाँ तो वीरभद्र सिंह जी थे ही। अब वीरभद्र सिंह जी है नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में ये पहला विधानसभा चुनाव है। क्या कांग्रेस किसी गैर राजपूत को मुख्यमंत्री बना सकती है हिमाचल में? नहीं, देखिए क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति पे एटलीस्ट हमारा तो विश्वास नहीं है जी। जहाँ तक क्षेत्रवाद की बात पहले मैं करूँ तो नंबर 1 कि पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल में मिलाए गए, लगभग बराबर के मिलाए गए। जितने हिमाचल के थे 34 उतने ही लगभग मिलाए गए। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, ये सारे इलाके मिलाए गए। इवन कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये सारे नालागढ़, डलहौजी, बहुत एरियाज मिलाए गए, तब जाके एक विशाल हिमाचल बना जी। और तो इसलिए सब लोग बराबर के हिमाचली हैं। अगर हम उस विधानसभा में 20 साल से बैठ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह से हैं, हम उसी विधानसभा के, उसी प्रदेश के सदस्य हैं। तो इसलिए क्षेत्रवाद मैटर करता नहीं है। और जहाँ तक क्षेत्रवाद की आप बात कर रहे हैं, शांता कुमार किस क्षेत्र से हुए, धूमल किस क्षेत्र से हुए जी। वो तो दोनों बीजेपी के थे। नहीं, जो भी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे, दो दफा दोनों मुख्यमंत्री रहे। अच्छा चलो, मैं क्षेत्र के आधार पर इस आधार पूछते नहीं, आप क्षेत्रवाद और जातिवाद के उस पर नहीं बात करेंगे। हिमाचल में अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का बड़ा मुद्दा रहा है। आप लोअर हिमाचल से हैं, 5 साल विपक्ष के नेता रहे, लोगों को एक उम्मीद भी बंधी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो शायद इस बार लोअर हिमाचल को मुख्यमंत्री मिल जाए। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने लोअर हिमाचल से मुख्यमंत्री दिए हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है दूसरे इलाकों से रहे। लेकिन फिर वही बात आती है, मैं आपको बताऊं, इंदिरा जी के इसमें से स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद जातिवाद की बात नहीं करनी है। वीरभद्र सिंह जी तो बेबाक जो है हर जगह बात करते थे कि हिमाचल एक है, हम सब हिमाचली हैं, हमें क्षेत्रवाद और जातिवाद की दीवारों में बांधा नहीं जा सकता और ना ही कोई बांध सकेगा। और ये मैं आपको बता भी देता हूँ। और जहाँ तक आप मुख्यमंत्री कहते हैं, शांता कुमार 2 दफा मुख्यमंत्री बने, पार्टी का संचालन उन्होंने दशकों तक किया। वो ब्राह्मण थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है। आज जगत प्रकाश नड्डा ब्राह्मण है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हमने तो आज दिन तक कितने चुनाव लड़े, हमने तो कभी सोचा नहीं कि हम किस जाति से हैं।
और ठीक है, हो सकता है जो लोग हमसे नहीं लड़ पाते वो ऐसे मुद्दों का सहारा लें, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दों का सहारा ले रहे हैं। हमने मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ी है। हमने ना क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ी है, ना हमने जातिवाद के आधार पर लड़ाई लड़ी, ना हमने कभी इसकी चर्चा भी होने दी, ना कभी बात हुई। हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी और मुद्दों की लड़ाई लड़के हमने सेमीफाइनल भी जीता। हमने प्रदेश में एक इम्प्रेशन भी बनाया कि कांग्रेस विधायक दल ने लड़ाई लड़ी है, और ये एक इम्प्रेशन थ्रू आउट है। और उसके बाद जो हमने मुद्दे खड़े किए, भाजपा के पास उनका जवाब नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि महंगाई का जवाब इनके पास नहीं था, कि जैसे मैंने कहा कि तेल की बोतल 250 रुपये में हो गई। महिलाओं से जब हम पूछते हैं तो वो कोई पक्षधर नहीं है बीजेपी को वोट डालने के। ऐसे ही सीमेंट की बोरी 500 रुपये की होगी, हिमाचल सीमेंट पैदा करता है। ऐसे ही लोहे का रेट 9,000 हो गया। ऐसे ही महंगाई का मुद्दा। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट मसला था बेरोजगारी का। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला था। और सबसे पहले देवभूमि, हिमाचल देवभूमि मानी गई है, और पहली दफा हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बिकी हैं। पुलिस नौकरियां, सिपाही बनने के लिए 6 लाख से 8 लाख तक की रिश्वत चली, और आज 250 लोग जेल में हैं। ये पहली दफा हिमाचल में हुआ। हिमाचल में कभी नौकरियां बिकी नहीं थी। पंप ऑपरेटर 4-4 लाख रुपए दे के लोग पंप ऑपरेटर बने। बैकडोर एंट्रियां हुई बिना कोई साक्षात्कार किए, बिना कोई इंटरव्यू लिए, बिना कोई एडवर्टीजमेंट निकाले, जितनी भर्तियां करने की कोशिश की, उसका परिणाम बाहर आ गया। सारा युवा जो है बाहर आ गया। ये हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे, ये सारा सामने आ जाएगा। मुकेश जी, सरकार की परफॉर्मेंस अगर ठीक रही होगी तो लोग उनको फिर सत्ता में ले आएंगे। आपके हिसाब से सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है। आप चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के बहुत नज़दीक रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकार में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, और वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में ही पार्टी हाईकमान ने उनकी सलाह पर आपको विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी। यानी कि वीरभद्र सिंह जी आप पर बहुत भरोसा करते थे। क्या वीरभद्र सिंह जी की ये बात पार्टी हाईकमान को याद रहेगी कि उन्होंने आपको विपक्ष नेता की जिम्मेदारी दी और आपने बखूबी निभाई भी? अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो क्या पार्टी हाईकमान आप पर मुख्यमंत्री पद के लिए भरोसा करेगा? नहीं, देखिए, मैंने आपको इस बात पे तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे एक मिशन दिया, मैंने उसको अकम्प्लिश कर दिया, मैंने उसको पूरा कर दिया। कम से कम जो मुझे काम दिया गया था कि आपको पार्टी को पावर में लाना है, हमने प्रदेश में बिना किसी विद इन पार्टी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। आपने देखा 5 साल के दौरान विधायक दल के नेता का विद इन पार्टी कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, और एक ही मिशन था, लड़ना है तो बीजेपी से लड़ना है। हम जहां भी लड़े, हमने पूरा राज्यव्यापी दौरा किया, पूरे हिमाचल में, ट्राइबल इलाके से लेके पूरे हिमाचल के 12 के 12 जिलों में जहां भी हमने बात की, बात रखी, हमने वहां पे भाजपा से टकराव किया, और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का खुलासा जनता के दरबार में रखा। तो इसलिए हमें इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जो मेरे नेतृत्व ने, मेरे लीडरशिप ने, मेरी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मा दिया था, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से पूर्ण किया है। हाँ, ठीक है, चुनाव के दौरान हमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी का साथ मिला, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का साथ मिला, और साथ में राजीव शुक्ला जी का। तो निर्णय करने में और रणनीति बनाने में जो है हम सफल रहे, और हम आउट ऑफ पावर होते हुए भी दिल्ली में भाजपा की सरकार, हिमाचल में भाजपा की सरकार, संसाधनों की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद भी अगर हम टकरा गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़ाई किस लेवल की लड़ी गई होगी। केंद्र, ये डबल इंजन की सरकार कहते थे, डबल इंजन जो है इनका हिमाचल में आके सीज हो गया, और क्योंकि प्रधानमंत्री के जितने प्रोग्राम हुए, रैलियां 9 दफ़ा कर दी प्रधानमंत्री की, अरबों रुपए खर्च हो गए, सरकारी इवेंट मैनेजमेंट में ये सरकार लगी रही, जयराम ने अरबों रुपए फूंक दिए इवेंट्स पे, लेकिन
प्रधानमंत्री से ना ये कोई फाइनेंशियल पैकेज ले सके, ना कोई इंडस्ट्रियल पैकेज ले सके, ना कोई और रियायत ले सके। हिमाचल प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के दलदल में धकेल दिया। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इलेक्शन चल रहे थे, हिमाचल 800-900 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट में चल रहा था और 2,000 करोड़ रुपए का लोन इलेक्शन के बाद लेके उस ओवरड्राफ्ट को दूर किया गया। तो आप देख सके वित्तीय कुप्रबंधन किस तरीके का इन्होंने किया। इस सरकार ने ना तो आय के संसाधन बढ़ाने की कोशिश की, ना पड़ोसी राज्यों से कोई इनकम अपने ड्यूज हासिल करने की कोशिश की, ना ही इन्होंने कोई जो है केंद्र से कोई पैसा हासिल करने की कोशिश की। जो जिन चीज़ों से आय में बढ़ोतरी हो सकती थी, जैसे शराब के ठेके इन्होंने 5 साल नीलाम नहीं किए, किसकी जेब में पैसा गया। और ये जो हमारी माइनिंग का कभी किसी से कोई रॉयल्टी नहीं रही, लूट मची हुई थी, माफिया पूरे चरम पे था। ऐसा माफिया तो किसी प्रदेश में नहीं देखा होगा। जिस ढंग से तबादलों में माफिया खड़ा हुआ है, खनन में माफिया खड़ा हुआ है, शराब में माफिया खड़ा हुआ है। मुकेश जी, मैं एक बार फिर रोकूंगा आपको। मैं बात करता हूं कांग्रेस की, आप आ जाते हैं भाजपा पर। आप ये बताइए कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश में अलग अलग राज्यों में उन्होंने नए चेहरे लाए हैं। उनकी ये इच्छा है कि युवा इस पार्टी की बागडोर संभालें। आप चूँकि हिमाचल में युवा नेताओं में शुमार होते हैं, क्या राहुल गांधी जी हिमाचल में किसी युवा को बागडोर सौंपेंगे? नहीं, देखिए, अगर हमें विधायक दल का नेता बनाया तो राहुल जी ने बनाया। उसमें राहुल जी पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी सौंपी। हमें उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी और उसके बाद हमें इस बात का फ़ख्र है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव में आए, उन्होंने ठोक बजा के कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने दिन रात आपके लिए संघर्ष किया है। तो इसलिए हमारी लीडरशिप ने हमें मान्यता दी, हमारे काम पे भरोसा किया, तभी तो हमें 5 साल लगातार विधायक दल का नेता बना के रखे। मैंने आपको कहा कि हमने अपनी भूमिका निभा दी है और उसके बाद के जो फैसले हैं वो हाईकमान के फैसले हैं। वो हाईकमान को देखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, हमारा काम पूरा है। हमने भाजपा को का रथ हिमाचल में रोक दिया है। भाजपा को ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। जो वो कर सकते थे, जो उनके पास अवेलेबल थे, हमने तो उनको ये भी कहा था कि अगर आपके पास इसके बाद अगर आपने अमेरिका का राष्ट्रपति भी बुलाना है तो वो भी बुला लें। आपके दिल में कोई मलाल ना रहे कि हम अगर उस फलां को बुला लेते तो शायद हम जीत लेते। तो मुकेश जी, चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक दल की बैठक शिमला में होगी या फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया जाएगा कि विधायक दिल्ली बुलाए जाएं और वहाँ फैसला हो? आपको क्या लगता है कि फैसला हिमाचल में होगा कि दिल्ली में? नहीं, देखो, कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। का विधायक दल का मीटिंग तो जाहिर तौर पे होगी, लेकिन हाईकमान के फैसलों से हम बंधे हुए लोग हैं। हाईकमान जो भी कहेगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे। आखिर हाईकमान ने चुनाव लड़ाया है, सारे ऐसे दौर में सारी व्यवस्थाएं की हैं और जो पॉसिबल था वो उन्होंने किया है। और हम कह सकते हैं कि हमारी टिकटें भाजपा से निश्चित तौर पे बेहतर टिकटें थी। हमारे लोग बेहतर तरीके से लड़े हैं। ऐसा नहीं लगा कि किसी भी समय कि हमारे लोग किसी चीज़ से तंग हैं या परेशान हैं या कोई चुनाव लड़ने में उनमें दिक्कत आ रही है। सबने ठोक बजा के चुनाव लड़ा है। और मैं आपको कहूँ कि डबल इंजन जो कि पूरे देश में ये दुहाई दी जा रही है कि डबल इंजन है, दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार। तो जो है डबल इंजन जहाँ पे जिसकी लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो सकी, हमने शुरुआत में कहा था। मुख्यमंत्री जब जयराम बने थे और धूमल जी को बनना था, हमने उस समय भी कहा था कि गलत ड्राइवर गाड़ी पे चढ़ा दिया है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। 5 साल के बाद वो हो गया जिस बात की भाजपा ने सोच नहीं रखी होगी। भाजपा ने आखिरी 3 महीने में बहुत ताकत लगाई। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन हमारा जो रणबंदी थी, रण क्षेत्र में जो सीलिंग थी, उसको वो तोड़ नहीं पाए। शुक्रिया मुकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो ये थे हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जिनका ये दावा है कि कांग्रेस 8 तारीख को बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, कई बार पूछने के बावजूद वो मानते नहीं हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या नहीं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित वालिया के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।